नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां दिल्ली में राजपथ को सियासत के कर्तव्य पथ पर दौड़ाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल उसी दौर में विपक्ष को, इस देश के विपक्ष को, जो लोकतंत्र के पहिए का एक आवश्यक अवयव माना जाता है, उसको अपने कर्तव्य पथ पर लाने की एक मुहिम जो लंबे समय से ममता बनर्जी और केसीआर चलाए हुए थे, लेकिन उसमें अंततः ऐसा लग रहा है कि कामयाबी नीतीश कुमार को मिल गई है। नीतीश कुमार ने अपने 3 दिनों के दिल्ली दौरे में क्या हासिल किया और इस देश ने, सबसे बढ़कर के इस देश ने नीतीश कुमार में किस प्रकार का पोटेंशियल पिछले 3 दिनों में देखा है, इन सब सवालों पर आज लुटियन अड्डा में चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर भी होगी कि जहां इस देश में एक तरफ से 94 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जो इस देश के 70 करोड़ लोगों से भी ज्यादा है, यानी आधी आबादी से ज्यादा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि मौजूदा दौर में सत्ता परिवर्तन से आगे बढ़कर जो व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद जो लोग लगाए बैठे हैं, क्या उनको नीतीश कुमार के एक आश्रय की जरूरत थी और क्या उस आश्रय के सहारे इसका कोई छोटा सा अंश भी पूरा होने की संभावना दिख रही है? इन सब का जवाब मिलेगा, लेकिन इस जवाब के पहले देश ये जानना जरूर चाहता है कि 2024 के चुनाव में जो उसकी पहली प्रक्रिया शुरू होगी, उस प्रक्रिया के लिए नीतीश कुमार की मुहिम के बाद विपक्ष कितना तैयार बैठा है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और कई टीवी चैनलों के साथ एक बेहद लंबा वक्त बिता चुके सतीश के सिंह जी। हमारे साथ मौजूद है जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार जी, और साथ ही हमारे साथ समाजवादी चिंतक डॉक्टर सुनीलम भी मौजूद है। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। लक्ष्मण जी से जानते हैं। लक्ष्मण जी, इतनी गंभीर चर्चा आनंद सर ने की, सुनीलम जी ने की और सतीश जी ने भी ओपनिंग रिमार्क में काफी कुछ कहा। आपसे मैं हल्के अंदाज में एक सवाल लेता हूं कि नीतीश कुमार दिल्ली से पटना वापस नहीं लौटे हैं, वो गया गए हैं, वो बोध गया लैंड किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो नफरत की सियासत का पिंडदान करने वहां गए हैं दिल्ली से, या फिर नीतीश कुमार मौजूदा उस मानसिकता का पिंडदान करने गए हैं जिसमें कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोग उस मानसिकता के लोग हैं, या फिर पटना में जाकर ही कुछ लोग ये कह रहे हैं जिसमें कि क्षेत्रीय दलों का सफाया कर दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? शुक्रिया अभिषेक जी इस बेहद गंभीर बातचीत में शामिल करने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक उत्सुकता तो पैदा हुई है 2024 के चुनाव के पहले। विपक्षी दलों में या जो भी स्थापित दल है, 9 साल लगभग होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के शासन को, और जो एक करिश्माई चेहरा बना दिया गया था और उसके बाद की जो राजनीति हुई, उस राजनीति में जिन जिन जगहों से सवाल उठ सकते थे उन सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया गया और एक एक नैरेटिव चलाया गया कि जो अब हुक्मरान हैं इन्हें अब न कोई चैलेंज देने वाला है, न इनका कोई विकल्प है, न विपक्षी दलों में कोई साहस बचा है। एक खास तरह का विमर्श चल रहा था। कमोबेश इस बात को कुछ अर्थ में सही भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए गए। चुनी हुई सरकारें गिरानी पड़ी हैं, विधायकों को खरीदने में बहुत पैसा लगाना पड़ा है, इतना पैसा खर्च करना पड़ा है कि अब रेलवे की जमीन भी कल बेचने और लीज पर देने की नौबत आ गई, देश बेचना पड़ा है। लेकिन अब जो ये नीतीश कुमार के कदम से हुआ है, एक हलचल तो पैदा हुई है। नंबर एक बात, अब ये किस करवट बैठेगी? प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, बहुत वरिष्ठ हम लोगों के अग्रज रहे हैं, उन्होंने जो एक पृष्ठभूमि रची ना कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक अतीत से किन किन जगहों पर एक बढ़त लिए हुए हैं, वो इन्होंने बहुत बारीकी से रखा। चाहे वो समाजवादी आंदोलनों का इतिहास रहा हो, चाहे बतौर राजनेता उनकी भूमिका रही। लेकिन एक चीज और है, मतलब एक भरोसा भी कायम होने की बात है जिस पर बीजेपी अटैक करेगी। मैं उस नैरेटिव में फंसने की बजाय ये पहल नीतीश कुमार से चाहता हूं। अब ये बात तो बार बार आएगी ना, मिट्टी में मिल जाऊंगा फिर भी आपके पास नहीं जाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी अंतरात्मा का जागना। मुझे लग रहा है कि ये एक चुनौती है जिस पर उन्हें जीतने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाने चाहिए। अब वो कदम बोल के उठेंगे या अपने काम से उठेंगे ये नहीं पता। एक भरोसा कायम करना होगा, जिस भरोसे के लिए जो प्रोफेसर आनंद कुमार कह रहे थे उस पृष्ठभूमि को उन्हें क्लेम करना होगा, अपनी समाजवादी जमीन को क्लेम करना होगा, और इस तरह से क्लेम करना होगा कि भले आप एनडीए के साथ रहे, भले ही आप उनके साथ रहे,
एक जहां झुक कर माफी मांगनी पड़े वहां झुकना भी चाहिए कि हाँ जो गलती हुई, और जो आपने बयान दर्ज किया भी कि हमसे एक चूक हुई 17 में, इस तरह से झुकना भी पड़ेगा, विनम्र भी होना पड़ेगा और अपनी पॉलिटिकल लीगेसी को क्लेम करना पड़ेगा कि अगर आप राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को मानते हैं, आप किशन पटनायक के जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, सुनील जी बैठे हुए हैं और मैं उस समाजवाद को याद कर रहा हूं। मुझे लगता है वहां आप भी सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए या जिस भी तरह की राजनीतिक चुनौतियां सामने हमारे हैं, उन सब का एक राजनीतिक विकल्प है उस समाजवादी आंदोलन में, और वहां एक भरोसा भी है जिसे नीतीश कुमार क्लेम कर सकते हैं। ये एक हलचल अगर पैदा होती और समाजवादी जमीन पर उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव बदले हुए लिहाज में थोड़ा और बदल जाए, मैं मतलब एक हसरत रखता हूं, जो वो अंबेडकरवाद और समाजवाद को जोड़ने की बात कह रहे हैं वो उनके काम में, उनके एजेंडे में दिखने लगे। उनके यहाँ भी ये तरीका पैदा हो कि सड़क पर उतरना बहुत जरूरी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को भी सामने आना होगा। और ये जो समाजवादी आंदोलनों की जमीन उत्तर भारत में रही हो और दक्षिण भारत में एक सामाजिक न्याय की जमीन रही हो, इन दोनों को अगर आप मिला के देखें तो मैं इसे विपक्षी एकता के रूप में एक बेहद दिलचस्प समीकरण के रूप में देख रहा हूं, जो केवल राजनीतिक चुनौती नहीं पेश करेगा, वो एक वैचारिक चुनौती भी पेश करेगा, जो खतरा वैचारिक रूप से आरएसएस ने पेश किया इस देश के सामने। वो सांप्रदायिकता का है, वो जातिवाद का है, वो सामंतवाद का है, इसका विकल्प। और आखिरी टिप्पणी केवल यही, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं अपने दोनों अग्रजों से, सब कुछ डिपेंड करेगा कांग्रेस और कुछ नए नए लोग जो भारत को नंबर 1 बना रहे हैं, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है, उन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया है, हम उसके लिए उनकी तारीफ करते हैं। और राजनीति में कई बार वो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ गलतियां इन लोगों ने भी की, दिल्ली दंगों पर कैसे चुप रहे और बहुत सारी जगहों पर सॉफ्ट हिंदू बनकर के कैसे सोचते हैं कि हम मुस्लिम परस्त भी न दिखें। ये लोग जो नए उभर रहे हैं, इनको भी अपना एक मूल्यांकन करना होगा। बिहार चुनाव का बस एक उदाहरण बस दे रहा हूं, अगर 40 सीटें आप मांग रहे हैं तो आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। और जो पहले के दोनों लोगों ने कहा, कांग्रेस की भूमिका बड़ी है, कांग्रेस सड़क पर उतरी है, इसका स्वागत है, कोई भी सड़क पर उतरता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो कहते थे कि सड़कें अगर खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। बहुत देर बाद इन लोगों को समझ में आया जनता के पास जाना होगा। वो अगर आप जा रहे हैं, नीतीश कुमार को भी केवल नेता से मत मिलिए, जनता से भी मिलिए और एक जनता से मिलने का तारतम्य बनाइए। इस मिलने में कांग्रेस को ये बड़ी भूमिका निभानी होगी कि अगर आपको लगता है कि वाकई आपको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, भारत जोड़ना है, तो जी आप जो कह रहे हैं लक्ष्मण यादव जी, इस पूरी कवायद में आपको क्या दिख रहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार से शेप ले सकता है? इसके बाद अभी आनंद सर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, चलेंगे अब आनंद सर के पास। जी मैं भी चाहूंगा कि आनंद सर को सुनूं और लेकिन फिलहाल हम लोग की बातचीत जिस दिशा में है, एक बात तो है कि हम सबकी चिंता किसी नेता, किसी दल की बजाय शायद उस राजनीति के भविष्य या इस देश के भविष्य से जुड़ रही है कि अगर ये सब कुछ जैसा दिखाया जा रहा है मीडिया में या जैसा दावा सत्ताधारी दल कर रहा है, अगर इसी दिशा में होगा तो फायदा किसी का नहीं होगा, कुछ चंद पूंजीपतियों का ही होगा, लेकिन नुकसान सबका है। इस लिहाज से हम सब जो उम्मीद रखते हैं, हम जब कोई विश्लेषण कर रहे होते हैं तो हो सकता है हमारे विश्लेषण अधूरे हों, एकांगी हों, गलत हों, निष्पक्ष ना हो, लेकिन मैं कहता हूं कि निष्पक्ष जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप पक्ष चुनते हैं। जैसे मैं बतौर शिक्षक, अगर मैं पक्ष चुनना है मुझे, तो मैं ये इस बात का पक्ष चुनता हूं कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में ये अंतर कर सकूं कि ये पक्ष गलत है और एक पक्ष सही है, ये बीच का ग्रे एरिया कुछ भी नहीं होता। वैसे ही हमारा पक्ष ये है कि इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, इस देश का संविधान बचा रहे, लोकतांत्रिक संस्थाएं बची रहे। और ये जो गरीब अमीर की खाई है, जाति के नाम पर खाई है, और जो लगातार बढ़ती जा रही है सांप्रदायिकता के नाम पर, लैंगिक भेदभाव के नाम पर, ये कम। अब इसे कौन कम करेगा? वह राजनेता या वह राजनीतिक विचार तो कम से कम विफल ही होगा जो केवल कुर्सी के लिए लड़ेगा। वो जोड़ तोड़ करेगा, वो फिर से जातियों पर गोलबंदी करेगा, वो फिर से कुछ करेगा।
जिसके मन में ये हो जाएगा कि हाँ, हमारे सामने खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने होंगे। एक बात, अगर वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो, या मुझे लगता है किसी नेतृत्व में ये नहीं हो सकता, एक साझा नेतृत्व में ये हो सकता है। और उस साझेपन में जिसका दायरा बड़ा है, जिसकी संख्या बड़ी है, जिसका अतीत बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, उसे शायद और बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरी बात, इन सब में अगर आप वैचारिक ताकत को अपनी ताकत नहीं बनाते तो आपकी लड़ाई कमजोर होगी। आपको एक अल्टरनेट विचार देना होगा। और निश्चित तौर पर सोलिनम जी ने जो बात कही, मैं ठीक से कह रहा हूं, अधिकतम सहमति की बजाय न्यूनतम सहमति पर एक बड़ा साझापन की जरूरत इस देश को है। अगर कोई एक सरकार दिल्ली में बैठकर ये कहती है कि हमारे लिए शिक्षा अहमियत रखती है, तो हम उतने हिस्से का उसको जगह दें कि हाँ भाई, हम भी शिक्षा के बचाने आओ, साथ में आओ। दूसरी तरफ कोई जाति जनगणना की बात कर रहा है तो उसे भी शामिल करें। तीसरी तरफ कोई कह रहा है कि गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है तो उसे भी शामिल करें, लैंगिक भेदभाव को, पूंजीवाद को। इससे एक बड़ा मंच तैयार होगा जो शायद इस परिदृश्य को बदल देगा। जनता, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका जनता का, मेरा भरोसा है, मे बी आई रॉन्ग, कि वो जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो हिंसक नहीं होता है, नफरती नहीं होता है। बहुत थोड़े से लोगों को बहुत उग्र और वोकल बनाकर ये दिखाया जाता है कि भाई सब कुछ हमारे हाथ में। अगर ये कुछ होता है तो मुझे लगता है कुछ बेहतर हो सकता है इस देश के लिए। इसलिए मैं इसको इस पृष्ठभूमि पर देखना चाहता हूँ।